हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 13 दिसंबर 2022 के शिफ्ट फोर्थ के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। और आज ये जो है आपका पार्ट 40 है, यानी कि 2022 का आज ये लास्ट वीडियो है। और पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, यानी कि वीडियो बार बार लैग कर रहा था, तो मैंने उसको प्लेलिस्ट से हटा दिया था और आज उसको फिर से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 2022 की प्लेलिस्ट को आज ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही 2023 के मैंने यहाँ पर 23 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियोस वो देख सकते हैं, यानी कि वहाँ से वो पेपर भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है उस प्लेलिस्ट को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, दी गई आकृति में एंगल ए बी सी बराबर 81 डिग्री दे रखा है और ए सी बी बराबर 9 डिग्री। तो बी डी सी का मान बताना था, यानी कि ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना था। आपको पता है कि ए की जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा, यानी कि ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये 81 डिग्री है, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल के अंदर देखें तो ये 81 डिग्री है और ये 9 डिग्री है। दोनों का सम 90 डिग्री, यानी कि ये कितना बच गया, 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटाएंगे तो ये 90 डिग्री बच गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 33,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। 10% का लाभ यानी कि 110 यूनिट में बेची गई। क्वेश्चन में बोला गया इसे 33,000 में बेचा गया और 20% का प्रॉफिट करना है तो 120 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये जीरो से ये जीरो कट जाता, 11 से काटते 11 3 33, यानी कि 3,000 आ जाता। 12 3 36, ये 36,000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। ये त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण दे रखा है। पी क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री है। तो भुजा क्यू आर की लेंथ आपको बतानी थी। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाते और ये आपके पास जो है क्यू एंगल जो था समकोण था, ये पी हो गया, ये आर हो गया। पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा था, एंगल आर ये 30 डिग्री दे रखा था। इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये कैलकुलेट करना था। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना था जिसके अंदर लंब भी आता हो आधार भी आता हो, यानी कि 33 डिग्री लेंगे। तो इसमें लंब 5 का है और ये क्यू आर आपको कैलकुलेट करना था। 33 डिग्री की वैल्यू 1/√3 क्रॉस गुणा कराते तो ये क्यू आर बराबर 5√3 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखें, यदि 9 अंक की संख्या 99 से विभाज्य है तो 2a + b का मान कितना होगा। तो 99 को 11 इंटू में 9 लिख सकते हैं, यानी कि वो संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी, 9 से भी डिविजिबल होगी। 11 से डिविजिबल है तो यहाँ पर ये 3 और 2 5, 2 7 और 3 10 और प्लस का b, यानी कि 10 प्लस का b आता। इसमें से माइनस करते 4 2 6 और ये 7 और 7 प्लस का a, 7 प्लस का a इसमें से माइनस करते तो इनका सम, यानी कि आपके पास जो है ये 0 आना चाहिए था या फिर 11 आना चाहिए था। कि अगर ये 11 से डिविजिबल था तो यहाँ से ये कितना आ जाता, 3 प्लस का b माइनस का a और ये बराबर या तो 0 के होगा या 11 के होगा। अब यहाँ से अगर b - a की वैल्यू देखते तो यहाँ पर ये b - a की वैल्यू देखते, अगर ये 0 होता तो यानी कि b - a की वैल्यू कितनी रही होगी, यानी कि -3 रही होगी। और यहाँ पर अगर 11 होता तो यानी कि b - a की वैल्यू ये 3 इधर आकर माइनस हो जाता 11 में से, यानी कि 8 रही होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आ जाती। और अगर ये 9 से डिविजिबल है तो यानी कि संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। 4 3 7 2 9 कट गया 4 और ये 4 8 प्लस का a + b, यानी कि 8 प्लस का a प्लस का b आता। ये भी आपके पास क्या होता, 9 से डिविजिबल होता तो यानी कि संख्या के अंकों का योग जो है ये सारा आपके पास या तो 9 होता या 18 होता। आप बता दीजिए क्या ये 27 हो सकता था, क्या ये 27 हो सकता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 27 यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप a और b की वैल्यू 0 से 9 तक पूर्ण संख्या के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर a और b की ऐसी वैल्यू मिलेगी ही नहीं कि जिनका योग 27 हो जाए। तो यहाँ पर ये या तो 9 हो सकता है या 18। अगर 9 है तो a + b की वैल्यू 1 रही होगी, अगर ये 18 है तो a + b की वैल्यू 10 रही होगी। तो यानी कि ये आपके पास यहाँ पर a + b की वैल्यू अगर 1 है तो b - a जो है ये कभी -3 नहीं हो सकता। यहाँ पर आप वैल्यूज़ मान के देख लेना, a बराबर a + b, यानी कि अगर उन दोनों का सम जो है वो 1 है तो उनका डिफरेंस कभी भी -3 नहीं हो सकता, यानी कि ये आपके पास वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो बची कौन सी, ये 10 और ये आपके पास है यहाँ पर ये 8 बचा और ये 10 बचा, यानी कि ये वैल्यू हो सकती है। तो b - a बराबर कितना आया, 8 है और a + का b बराबर कितना आया, 10 आया। इनको सोल्व करते तो यहाँ से a से a कट जाता, 2b बराबर कितना आया, 18,
यानी कि बी बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बी बराबर 9 आप किसी भी इक्वेशंस में रखेंगे तो ए बराबर आपके पास जो है 1 आ जाएगा, ए बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते तो ये 2 इंटू में 1 प्लस का 9 यानी कि 11 आपके पास आंसर था। नेक्स्ट देखें, नीचे दिया गया वर्त चित्र 8 विभिन्न कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता, तो इसमें सीधे नीचे आ जाते हैं। यानी कि सेक्टर आर तथा एस द्वारा बनाए गए कुल केंद्रीय कोण और सेक्टर यू तथा वी द्वारा बनाए गए कुल केंद्रीय कोण से अनुपात क्या था। तो आर और एस का टोटल करते 13 और ये 17 कितना हो गया 30%। और यू तथा वी का देखते हैं तो यू का 6 और ये 9 15%। इनका रेशियो कैलकुलेट करते तो 2:1 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, सभी वस्तुओं के औसत विक्रय मूल्य और औसत क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा। तो आप दो तरीके से इसको कर सकते थे, या तो पहले इन सभी का टोटल करते और 4 का भाग लगाते, इन सभी का टोटल करते 4 का भाग लगाते और अंतर कैलकुलेट कर लेते। और इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। सबसे ज़्यादा ईजी मेथड यही रहता है, इनका पहले डिफरेंस कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर ये कितने का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है 100 का, यहाँ पर ये 80 का, और यहाँ पर ये 200 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर ये जो है ये आपको 60 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। यानी कि 60 और 80 कितना हुआ 140 और 300 440 आपके पास ये आ रहा है। 4 का भाग लगाते एवरेज कैलकुलेट करने के लिए 110 आंसर आ जाता। ठीक है, आकृति में यदि के आई बराबर आई टी है, ये इसके बराबर है, और ई के बराबर ई टी है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर एक रेखा खींचूँ, अगर के को टी से मिला दूँ तो ये आपके पास एक त्रिभुज बन जाएगा। और यहाँ पर त्रिभुज भी किस तरह का बनेगा वो देखिए, यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपस में क्या थी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर थी, यानी कि आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, 2 अल्फा और प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री करते हैं। यानी कि इन दोनों का सम ओवरऑल देखा जाए तो कितने का आया 30 डिग्री का आया। तो ये आपके पास आधा करते तो ये 15 डिग्री ये हो गया, ये 15 डिग्री ये हो गया। तो यहाँ से आपके पास ये आपके पास एंगल आ चुका है 15 डिग्री का। अब यहाँ से अगर देखते ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के क्या होता बराबर होता, क्योंकि ये भी आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा था, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा था। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इस वाले एंगल में से ये 9 डिग्री ये 15 डिग्री जो है यहाँ तक क्या हो रहा है माइनस हो रहा है इस वाले एंगल में से, और इसमें से भी 15 डिग्री माइनस हो रहा है। जब ये दोनों पूरे एंगल बराबर थे तो यानी कि शेष एंगल जो बचा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से आप दोनों यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है के ई आई, ये के ई आई, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के टी ई आई, इसके क्या होगा सर्वांग सम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और इनके बीच का एंगल जो है ये भी आपस में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बराबर दिखाई पड़ रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम हो गए तो हम लिख सकते हैं कि एस ए एस सर्वांग क्षमता से ट्रायंगल के ई आई सर्वांग सम है किसके, ट्रायंगल टी ई आई के सर्वांग सम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम हो चुके हैं। अब अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, और आपको पता है केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, एक बिंदु पर बना कोण 360 डिग्री का होता है, यानी कि 2 अल्फा हो गया प्लस ये 150 डिग्री हो गया और ये बराबर 360 डिग्री। यहाँ से डिफरेंस कैलकुलेट कर दे तो 2 अल्फा बराबर 210 डिग्री, यानी कि अल्फा बराबर कितना आ गया 105 डिग्री आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1200 और 4 वर्षों में 1600 हो जाती है, तो वार्षिक दर कितने प्रतिशत थी। तो यानी कि ये 2 वर्ष और ये 4 वर्ष, डिफरेंस देखते तो कितने का है 2 वर्ष का है, और यहाँ पर ये देखते तो ये कितने का, यानी कि आपको 400 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। यानी कि 2 वर्ष में कितने का ब्याज मिला 400 का मिला, ये तो आपके पास ब्याज आ चुका है। और यहाँ पर 2 वर्ष का अमाउंट आपको दे रखा था, कितना दे रखा था 1200। तो आप मूलधन यानी कि पी प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लेते, 1200 में से माइनस कर देते 400, यानी कि आपके पास 800 आता। अब यहाँ पर ये 800 की राशि पर ब्याज लगता, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आर थी, मल्टीप्लाई करते 2 से, यानी कि 2 साल का ब्याज था, डिवाइड करते 100 से, तो ये बराबर कितना आ रहा था 400 आ रहा था। 400 से ये कटा 2 बार, 2 दूआ 4, 25 आ गया, और ये बराबर 1 आया था। आर बराबर 25% जो है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। नेक्स्ट देखिए, ए बराबर, अब देखिए यहाँ पर कई कहेंगे कि ज़्यादा लेंथ था, आप लेंथ मेथड बताते हैं। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया तो ये आपको लेंथ लग रहा है, बाकी इतना ही आपको करना था। ये यहाँ पर ये 2 वर्ष का ब्याज आपको 400 ऐसे ही पता चल जाता, और ये 400 इसमें से माइनस करते 800 पर कैलकुलेट करते, बस ये आर इंटू में 2
डिवाइडेड बाय 100 और बराबर ये 400। बस इतनी सी ये कैलकुलेशन करनी थी। ये तो आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा हो जाता है, बाकी इतना ही आपको कुछ करना पड़ता है। यहाँ से अगर ये कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू में ए की वैल्यू -12, इंटू में बी की वैल्यू -6, इंटू में सी की वैल्यू 18 बट्टे 9 करते हैं, 9 दूनी का 18, ये 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12×6 = 72, इंटू में 4 करते, 4 दूनी का 8, 7 के 28, 288 करेक्ट था। कैलकुलेशन थी। निम्न आकृति में दर्शाए गए 6 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज को, 6 इकाई वाले समबाहु त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और त्रिज्या 1 इकाई वाला वृत्त त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु पर केंद्रित है। तो यहाँ पर ये आपको छायांकित भाग जो दिखाई पड़ रहा है, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो यानी कि आपके पास समबाहु त्रिभुज है, तो अगर इसकी भुजा आपको ये इसकी भुजा दर की 6 इकाई, ये 6 इकाई दर की, ये 1 इकाई का ये क्या है सर्किल दे रखा है, ठीक है। तो ये 6 इकाई यानी कि इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते तो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर यानी कि 36, ये 9 चौके 36, और इसका आधा करते हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर देखिए आधा एरिया ही इसका कैलकुलेट करना था, तो 1/2 इससे गुणा करते हैं और ये माइनस करते हैं यहाँ पर, ये इस वर्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए वर्त का चौथा हिस्सा कैलकुलेट करके इसमें से माइनस करते हैं, वर्त के चौथे हिस्से का एरिया कैलकुलेट करके इसमें से माइनस करते हैं। पूरे वर्त का कैलकुलेट करते तो 22/7 पाई की वैल्यू, और आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसका चौथा हिस्सा कैलकुलेट करना था तो 1/4, 2 से कटा 2 बार, ये 2 से कटा 11, और यहाँ से 1/2 आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा, ब्रैकेट में 9√3 -11/7 बच गया, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट था। पी और क्यू एल्यूमिनियम और कॉपर की 2 मिश्र धातुएं, पी और क्यू में एल्यूमिनियम और कॉपर का अनुपात ये इतना है, तो यदि मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3 में 3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो एल्यूमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना % है। तो ये पी और ये क्यू 2 मिश्र धातु दे रखी थी, एल्यूमिनियम और कॉपर का यहाँ पर रेशियो कितना दे रखा था, 5:11 दे रखा था, और यहाँ पर कितना दे रखा था, 3:5 दे रखा था। यहाँ से डिफरेंस करते तो ये 6 का दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ से डिफरेंस 2 का। अब यहाँ पर ये बराबर करते तो ये आपके पास इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको 1 से कर देते, यानी कि तो 5:11 ही रहता, ये 3 त्रिका 9 हो जाता, और ये 5 त्रिका 15 हो जाता। इसको यहाँ पर 1 अनुपात में मिलाया गया था, इसको 1 अनुपात में और इसको 3 अनुपात में गुणा करते तो ये 5:11, और ये 9 त्रिका 27, और ये 5 15 3 45, इनका टोटल करते ये 32, ये इनका टोटल करते ये 56। यहाँ पर ये कैलकुलेट करना था कि ये एल्यूमिनियम जो है ये कॉपर का कितना % है, ये तीसरी मिश्र धातु का रेशियो आ गया, यानी कि 32 जो है ये 56 का कितना % है, ये कैलकुलेट करना था। तो 4 से कट रहा है 14 बार, ये 4 से कटा 25 बार, ये 2 से कटा 7, ये 2 से कटा 16, ऊपर 16 पंजे 80 का 0, हासिलाती 8 32, और ये 40, यानी कि 400/7 करते, 7 पंजे 35, 5 बचा उतारेंगे 0, और ये 7 7 7 49, यानी कि 7 बार भाग जाएगा। पॉइंट करके कुछ आएगा, तो लगभग में आपको यहाँ पर निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करना था, तो लगभग में अगर देखते तो ये 56% आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि 56% आपके पास करेक्ट आंसर होता। क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 58 रन होता है, और 61 का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो देखिए 58 अगर वह रन बनाता तो एवरेज में कोई फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये एवरेज हमें यहाँ पर 3 से बढ़ाना है, तो 3 से बढ़ाना है। अब पारियाँ कितनी हो चुकी हैं, 10 हो चुकी हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते 10, यानी कि 88 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों की बिक्री कारोबार को दर्शाती है, तो एच तथा एफ के बिक्री कारोबार में क्या अंतर है। तो एच और एफ के बीच में अगर डिफरेंस देखते हैं तो ये आपको 130 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ 170 का 170 का आपको डिफरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और ओ एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु है, ओ से भुजाओं की लंबवत दूरी आपको ये दे रखी है, तो त्रिभुज की परिमाप आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। यानी कि यहाँ से अगर एक ट्रायंगल बनाते और इसके अभ्यंतर में एक बिंदु ओ दे रखा है, मान लीजिए ये ओ बिंदु है, और इस बिंदु ओ से यहाँ पर भुजाओं पर क्या डाले गए, शीर्ष लंब डाले गए, यानी सॉरी शीर्ष लंब नहीं, यानी कि लंबवत ये लंब डाले गए हैं, और ये लंब के यहाँ पर लंबाई भी आपको यहाँ पर दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है। ये P1 मान लीजिए, ये यहाँ पर P1 मान लीजिए, ये P2 मान लीजिए, और ये P3 मान लीजिए। तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, और यहाँ से अगर इनको मिलाते, अगर इसको मैं इससे के अंदर से मिलाता और इसको भी मैं यहाँ से मिलाता,
और इसको भी मैं अगर यहाँ से ये मिलाता तो ये आपके पास 3 त्रिभुज बन गए। और तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते तो इसका यहाँ पर देखिए ये समबाहु त्रिभुज था तो ये भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए, तो आधार सभी का ए हो गया, यानी कि 1/2 इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई करते हैं, यानी कि ए इंटू में ऊंचाई यहाँ पर कितनी है P1। तो ये आपके पास इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ जाता है, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल आ जाता। बचे ये दो, इनका भी इसी तरह से कैलकुलेट करते तो 1/2 तो सब में से कॉमन आ जाता, ए इंटू में P2 बच गया प्लस ए इंटू में P3 बच गया। और ये बराबर आता है इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के, यानी कि यहाँ से √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर आता, यानी कि ए का स्क्वायर। 1/2 से ये कट गया, 2 आया, और यहाँ से ए से कॉमन लेकर यहाँ से काट देंगे तो ये P3 बचा, P1 प्लस P2 प्लस P3 बचा। तो इन सभी का टोटल कर लीजिए, 5 2 7 1 8 8 √3 बराबर √3/2 इंटू में ए आएगा, यानी कि ये √3 से तो √3 कट गया, 8 दूनी का 16 बराबर ए आएगा। भुजा आपके पास आ चुके 16, तो परिमाप पूछा गया था 3a कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 3 इंटू में 16 करते तो ये आपके पास 48 सेंटीमीटर जो है ये करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, x बराबर ये दे रखा है और यहाँ पर इसका मान आपको कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से ये x -2 हो जाता, ये 2 इधर आ जाता, और ये बराबर ये लिख सकते थे 2 की पावर 2/3 पहले लिख लीजिए, ये माइनस वाला बाद में लिख लीजिए, 2 की पावर 1/3। यहाँ पर आपको दोनों साइड क्या कर लेना था, क्यूब कर लेना था। इसका क्यूब करते तो ये x का क्यूब आता, माइनस ये 8 हो जाता, और माइनस करते ये 3 इंटू में AB, यानी कि आपके पास कितना आ जाता, 3 इंटू में AB करते AB का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास कितना आ रहा है 3 इंटू में ये आपके पास 3 दूनी का 6 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस में 3 इंटू में AB का स्क्वायर कर दिया। अब 3 इंटू में BA स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि आपके पास 4 त्रिका 12 आ जाएगा इंटू में x, और ये बराबर इसका यहाँ पर क्यूब करेंगे तो ये आपके पास इसका क्यूब करेंगे तो ये 3 हट जाएगा, यानी कि 4 2 का स्क्वायर बचेगा 4, और ये माइनस यहाँ पर ये 2 बचेगा, और ये आपके पास -3AB। अब -3AB कैलकुलेट करते तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 आएगा। या आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 3 इंटू में 2 की पावर 3/2 इंटू में 2 की पावर 1/2 करते 1/3 करते, ये सॉरी ये 2/3 था, तो यहाँ पर ये घातें जुड़ जाती क्योंकि बेस सेम था, यानी कि 3 इंटू में 2 की पावर 3 ये 2/3 और ये प्लस 1/3 होता, यानी कि यहाँ पर ये ऊपर कितना हो जाता 3 इंटू में 2 की पावर 3/3 आ जाता, ये कट जाता 1, यानी कि 3 इंटू में 2 यानी कि 6 आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था, तो ये इतनी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ पर ये 6 आया, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 6 इंटू में ये करेंगे 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x -2 लिख सकते हैं, क्योंकि x -2 के बराबर था, और यहाँ से ये x -2 के बराबर था, ये 2 बच गया, ये x³ माइनस का 6x स्क्वायर -6x², और ये आपके पास आ जाएगा ये माइनस का 8 हो गया, और ये प्लस का 12x, और ये बराबर ये 2 बच गया, ये माइनस का 6x और ये प्लस का 12 आ जाएगा। यहाँ से ये 6x इधर ले आते बराबर के उस साइड, और ये माइनस का 8 उधर ले जाते, तो ये x का क्यूब -6x² और ये प्लस का 18x आ जाता, और ये बराबर देखिए ये 12 और 2 14 और ये 8 कितना हो जाता 22 हो जाता, यानी कि बराबर 22 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, उनका महत्तम समापवर्तक 3 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कैलकुलेट करते, 3 से अनुपात को गुणा कर दीजिए, 6 का 18 ये पहली संख्या और 7 का 21 ये दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं बराबर होता है HCF इंटू में LCM के, यानी कि HCF आपको 3 दे रखा था, LCM कैलकुलेट करना था, 3 से ये 6 का 18 और 21 के 126 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, दो स्टेशन आर तथा एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है। 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल कैलकुलेट करनी थी। यानी कि ये आर और ये एस दो स्टेशन हैं। एक ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करती है, मान लीजिए ए ट्रेन है, और एक ट्रेन यहाँ से इधर चलना शुरू करती है तो ये ट्रेन भी मान लीजिए, और ये दोनों जो मिलती हैं वहाँ पर, यानी कि ये आपके पास समय दे रखा है 10 आवर, यानी कि 10 घंटे के अंदर मिलती है। और ये बीच की डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के स्टेशन की, यानी कि 400 किलोमीटर प्रति, ये 400 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये S1 मान लीजिए इसकी स्पीड और S2 मान लीजिए इसकी स्पीड, यानी कि ट्रेन बी की स्पीड। तो यहाँ पर आपको दे रखा था कि ये तेज़ धीमे चलने वाली, यानी कि S1 जो है वो बराबर है धीमे चलने वाली रेलगाड़ी से यहाँ पर
ये थी पहली रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 4 अधिक थी, यानी कि S1 ज़्यादा आएगा, S2 कम आएगा। तो यहाँ से ये S1 माइनस S2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपके पास। इस तरह से यहाँ पर अगर दूसरी सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करते तो ये 400 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। ये स्पीड, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर देखिए दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी। और ये टाइम जो लग रहा था ये 10 घंटे का लग रहा था, तो बराबर 10 के हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, बराबर 1, यानी कि S1 प्लस S2 कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते, S1 प्लस S2 बराबर 40। यहाँ पर देखिए S2 यानी कि धीमे चलने वाली रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी थी, तो S2 यहाँ पर कम होगा, S1 ज़्यादा होगा और S2 जो है वो कम होगा। तो S2 कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर समीकरणों को घटा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। S1 से S1 कट जाएगा, ये माइनस का 2S2 आएगा, ये माइनस का 36 बचेगा, यानी कि माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया, 18 आ जाएगा। S2 की वैल्यू 18 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वो आपके पास आती। नेक्स्ट देखिए, पवन एक कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। उसने 8 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। उसके बाद जो है संदीप ने शेष कार्य को 27 दिनों में पूरा किया। पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पवन जो है 8 दिन तक कार्य किया, पवन ने 8 दिन तक कार्य किया। उसके बाद संदीप ने शेष कार्य को 27 दिन में कंप्लीट किया। ये बराबर होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क था पवन जो है 32 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, ये बराबर इसके हो जाता है। यहाँ से ये कैलकुलेट करते तो 24P बच जाता है एक साइड, ये S इंटू में 27। पवन और संदीप की क्षमताओं का रेशियो कितना आ जाता, 27/24, यानी कि पवन की क्षमता इतनी है और ये संदीप की क्षमता इतनी है। तो यहाँ से टोटल वर्क आपके पास आ जाता। अगर टोटल वर्क कैलकुलेट करते तो यहाँ से ये पवन की क्षमता कितनी आई थी, 27 इंटू में ये करते 32, तो ये आपके पास टोटल वर्क आ जाता। ये टोटल वर्क यहाँ पर पवन और संदीप दोनों मिलकर कार्य करते तो टाइम कितना लग जाता, 27 इंटू में 32 बटे में इन दोनों की एफिशिएंसी क्या कर देते, ऐड कर देते, यानी कि 27 प्लस 25 करते, ये 27 प्लस 24 करते, तो ये बराबर कितना आ जाता, 27 इंटू में 32 बटे ये 51 आ जाता। 17 3 51, 3 से कट रहा है और ये 9 3 27, ऊपर 9 दूनी का 18 का 8, हासिल आती है 27 और 1 28 और बट्टे में 17। तो भाग तो एक बार जाएगा और यहाँ पर बचेगा शेषफल 3, 11 का बचेगा, उतारेंगे 8 और 17 छिके 112 और यहाँ पर शेषफल फिर से 16 बचेगा और बट्टे में 17, यानी कितने दिन का जो है समय लगेगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ABC में ये आपको देखा है बी एंगल B प्लस एंगल C बराबर 110 डिग्री है। तो एंगल A का माप पूछा गया था, तो हम जानते हैं कि तीनों एंगल का योग जो है त्रिभुज के अंदर वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको इन दोनों का दे रखा था कितना, 110 डिग्री। 110 डिग्री उधर ले जाकर माइनस कर देते, एंगल A बराबर कितना बच जाता, 90 डिग्री। और ये था 70 डिग्री बचता। 180 डिग्री में से ये 110 माइनस करना था, तो ये 70 डिग्री बचता। नेक्स्ट देखें, A प्लस B प्लस C बराबर आपको ये देखा, ये वैल्यूज़ दे रखे हैं और इसका मान कैलकुलेट करना था। तो सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना था, A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस का 3ABC बराबर A प्लस का B प्लस का C इंटू में A² प्लस B² प्लस C² माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA, यानी कि ये आपको कैलकुलेट करना था। ये ब्रैकेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 5 दे रखी थी। ये यहाँ पर 85 दे रखी थी और ये माइनस का 3 इंटू में करते 25 3 75, तो ये 10 बच जाता और ये 5 इधर बट्टे में आ जाता और ये बराबर बच जाता A² प्लस B² प्लस C² माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA, यानी कि यही तो आपको कैलकुलेट करना था। 5 का भाग लगाते 2 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, B D तथा A में लड़कों की कुल संख्या A C तथा F में लड़कों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। तो B 4%, D 25% और E का यहाँ पर 13%। टोटल कर लीजिए, यानी कि 29 और 3 32 10 42% आया, 42%। और यहाँ पर A C F का, A का यहाँ से देखते तो ये कितना आ रहा है, A का देखते 26 और C का देखते 5 31 और F का देखते 10, यानी कि 41% आ रहा है। दोनों का रेशियो कैलकुलेट करते तो ये 42/41 आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 12% की छूट देता है और फिर भी 18% का लाभ प्राप्त करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी क्रय दुकानदार के लिए रुपये 528 है। तो यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 528 है।
18% के लाभ पर बेचता है। फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, यानी कि 50 की वस्तु उसने 59 में बेची। ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा था कितना, 528, यानी कि 50 की वैल्यू ये इतनी दे रखी थी, तो ये 59 की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये आपके पास 59 इंटू में ये 528 बटे करते 50, यानी कि आपके पास सेलिंग प्राइस आता। और सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या आता, 12% की वह छूट दे रहा था। 12% का मतलब 3/25, 25 पर 3 की छूट, यानी कि मार्क प्राइस का कैलकुलेट करते ये 22/25, और ये बराबर आता है इस सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस कितना आया, 59 इंटू में 528/50, 25 से कटता 2 बार, और यहाँ से ये 22 का भाग लगाते तो 22 दूनी 44, 22 चौके 88, 2 का भाग लगाते तो ये 12, 12 नमा 108, हासिल आती 10, 12 पंजे 60 और 10 70, यानी कि 708 आपके पास आंसर आ जाता। अब यहाँ पर ये दे रखा था, तो यहाँ पर 10 टू अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ से अगर लिखते तो 10 टू अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस का बीटा, यानी कि यहाँ से आपके पास ये वाली ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट, यानी कि फॉर्मूला किसका बन रहा है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये आपके पास 10a प्लस 10b का फॉर्मूला बन रहा है। और ये आपने पीछे पढ़ा है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, बीच में निशान प्लस का है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, यानी कि 10 प्लस अल्फ़ा माइनस का बीटा, और ये बटे में 1 माइनस होगा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में 10 अल्फ़ा माइनस का बीटा। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करती थी। अब ये इतना कुछ लिखना नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, इसकी वैल्यू ए दे रखी है, इसकी वैल्यू बी दे रखी है, तो ए ऊपर ए प्लस का बी बटे में 1 माइनस ए बी आ जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट था। इनका मध्यानुपाती कैलकुलेट करना था, तो √25 इंटू में 225 करते, तो 5 इंटू में 15, यानी कि 75 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि ए एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित को सरलीकृत करना था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना था कि ये पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो पाई/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, और 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 डिग्री। अब ये 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं, ये आपको सभी को पता होगा। तो ये पाई माइनस हो रहा है, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में ये कोस, यहाँ पर कोस में ही रहेगा बट माइनस में आ जाएगा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, माइनस का कोस है। इंटू में यह पाई/2 प्लस हो रहा है, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में कोट ये माइनस में होगा, और कोट चला जाएगा 10 पर, क्योंकि पाई/2 पर वैल्यू चेंज होती है, तो ये 10a आ जाएगा। और ये इंटू में कोस माइनस ए, यानी कि चौथे चतुर्थांश में ये माइनस में रहेगा, सॉरी ये कोस प्लस में ही रहेगा, और ये कोस ए आ जाएगा, और ये बटे में क्या आ जाएगा, ये पाई प्लस का ए, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये 10 पॉजिटिव में रहेगा, और ये 10a, और ये आपके पास 270 पर कोट में चला जाएगा, और प्लस हो रहा है, यानी कि चौथे चतुर्थांश में ये माइनस कोट ए आ जाता, और यहाँ से ये कितना आ जाता, 2π, यानी कि 360 डिग्री में से माइनस हो रहा है, तो चौथे चतुर्थांश में यह नेगेटिव होता, माइनस का साइन ए में ही रह जाता। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये 10a से ये 10a कट गया, और ये यहाँ पर माइनस, ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पर ऊपर प्लस हो गया, और नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये कोस ए बटे साइन ए, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ऊपर कोट ए बना लेंगे, यानी कि कोट ए से ये कट जाता, ऊपर बचा क्या, कोस ए, यानी कि फॉर्मूले की नॉलेज आपको अच्छी खासी होनी चाहिए थी, यानी कि आपके पास कोस ए आंसर आ जाता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।